सीआरपीसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय व धाराएं समाहित की हुई हैं? 37 अध्याय, 484 धाराएं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। जमानती एवं गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? अनुसूची 1 में। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है? अवयस्क अधर्मज संतान। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का क्लॉज 4 के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता? कौन नहीं मांग सकता? नंबर 1, एक पत्नी जो जारता की दशा में रह रही हो। नंबर 2, पत्नी जो कि आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो। यानी इसका ऑप्शन जो होगा ए और बी दोनों स्थितियों में भरण पोषण नहीं मांग सकती है पत्नी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि दिलाई जा सकती है? परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? धारा 105 ए में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है? धारा 83 में। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा देने का अधिकार है? यानी सेक्शन 29 के अनुसार कितनी सजा देने का प्रावधान है? 1 वर्ष सजा देने का अधिकार है, 1 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? धारा 41। अन्वेषण का उद्देश्य है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? सत्र न्यायाधीश। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? धारा 54। दिल्ली निवासी ए बी के विरुद्ध यानी ए बी के विरुद्ध कोलकाता में मानहानि कारक कथन प्रकाशित करता है, बी ए के विरुद्ध वाद ला सकता है दिल्ली या कोलकाता में। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? धारा 482 यानी 482 के तहत, सेक्शन 482 सीआरपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का जिसमें वह स्वयं हितबद्ध है विचारण नहीं करेगा? सेक्शन 479 में। मानहानि के अपराध संज्ञान हेतु धारा 468 यानी 468 दंड प्रक्रिया संहिता में समय सीमा क्या है? 3 वर्ष। अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है केवल सत्र न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, बी तथा सी दोनों में। समुचित सरकार किसी अभियुक्त की सजा के दंडादेश का बिना उसकी सहमति के भी लघुकरण कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 में यानी 433 में। एविडेंस और लिमिटेशन एक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सीपीसी के आदेश 9 के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रभावित पक्षकार को आवश्यकता है एक प्रार्थना पत्र की। अभिहस्तांतरण से आप क्या समझते हो? दस्तावेज का प्रारूपण या रचना जो संपत्ति अंतरण से संबंधित हो। बंधक विलेख के संबंध में क्या सही है? बंधक एक विशिष्ट संपत्ति में हित का स्थानांतरण है। बंधक विलेख में स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं है। बंधक विलेख में मूलधन और ब्याज का उल्लेख होता है। यानी ये सभी ठीक है। एक पंजीकृत दान विलेख में कितने साक्षियों की आवश्यकता है? 2। निम्नलिखित में से अभिहस्तांतरण में क्या सम्मिलित नहीं है? वसीयत। सीपीसी की धारा 80 के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ वाद संसित करने हेतु कितने दिनों के नोटिस की आवश्यकता है? 2 माह की। कोडिसिल से आप क्या समझते हैं? एक दस्तावेज जो वसीयत में परिवर्तन करता है, उसकी व्याख्या करता है तथा वसीयत का भाग बन जाता है। उपस्थिति होने के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकती है? न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ गया है, फरार होने वाला है,
अपनी संपत्ति को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है। ये सभी स्थितियों में की जा सकती है। रिसीवर यानी एक रिसीवर कौन है? न्यायालय का अधिकारी। न्यायालय द्वारा किस आदेश और नियम के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृत की जा सकती है? आदेश 39 नियम 1 में। सीपीसी की धारा 148 का क्लॉज 5 के अंतर्गत प्रस्तुत कैविएट कितने दिनों के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी? 90 दिन के। सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आदेश 37। वैवाहिक अनुतोष से संबंधित मामले किस न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे? जिला न्यायालय या परिवार न्यायालय। आदेश 18 के अंतर्गत कौन साक्ष्य पहले प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है? वादी। सीपीसी के आदेश 32 के अंतर्गत अवयस्क की तरफ से कौन वाद दायर कर सकता है? अवयस्क का वाद मित्र। का दिल्ली में रहता है। उसने खा को बदनाम करने के लिए एक लेख जयपुर में प्रकाशित किया। मानहानि का वाद कहाँ दायर किया जाएगा? दिल्ली या जयपुर में? कहीं भी। किसी परिस्थिति में न्यायालय निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा वापस ले सकता है। इन सभी स्थितियों में यदि वह वाद के दौरान अनुचित आचरण का दोषी है, यदि यह प्रतीत होता है कि वादी के साधन ऐसे हैं कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चालू नहीं रहना चाहिए, यह कि यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति से करार किया है जिसने वाद की विषय वस्तु से कोई हित प्राप्त कर लिया है। इन परिस्थितियों में अनुज्ञा वापस ले सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? आदेश 45। लिमिटेशन एक्ट से और सीपीसी से क्वेश्चंस 10-15 नंबर के आते ही आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी है? संस्वीकृति। धातु पत्र या शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख क्या है? एक दस्तावेज। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ है? 1 सितंबर 1872। कौन सा सबसे अच्छा साक्ष्य समझा जाता है? प्राथमिक साक्ष्य। एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत है। सावधानी का नियम एवं भारतवर्ष में अप्रयोज्य दोनों। निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? न्यायिक कार्यवाहियों। प्रश्न यह है कि दिनांक 11/1/2019 को का ने जयपुर में हत्या का अपराध कारित किया, जबकि अभियुक्त द्वारा साबित तथ्य है कि का घटना वाले समय और दिनांक को शिमला में था। यह तथ्य सुसंगत है क्योंकि अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक है। ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि वे एक ही समव्यवहार के हिस्से हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 6। मैं वीडियो में क्वेश्चन आंसर पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि कहीं पर आप लोगों के समझ में ना आए तो आप लोग मेरे द्वारा पढ़ा गया क्वेश्चन सुनकर समझकर आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, फुल वीडियो देखें ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त का आचरण सुसंगत है? धारा 8। प्रश्न यह है कि क्या आ के साथ बलात्संग किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है? यह तथ्य उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया। यह धारा 32 का क्लॉज 1 के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 157 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है। अभियुक्त की पहचान से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? धारा 9 में। मन की कोई दशा दर्शित करने वाले तथ्य या शरीर की कोई दशा दर्शित करने वाले तथ्य अथवा शारीरिक संवेदना दर्शित करने वाले तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं? धारा 14 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में षड्यंत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? धारा 10। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय को क्षतिपूर्ति करने हेतु सक्षम बनाती है? धारा 12। जब अधिकार या प्रथा का प्रश्न हो तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सुसंगत तथ्यों के बारे में नियम बताती है? धारा 13। का पर खा की प्रतिष्ठा को अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके खा की मानहानि करने का अभियोग है। का ने पूर्व में भी इस प्रकार के लांछन खा के बारे में प्रकाशित किए थे जो का की तरफ से खा के लिए वैमनस्य दर्शाता है। यह तथ्य सुसंगत है क्योंकि खा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आशय सिद्ध करता है। किस अवस्था में संस्वीकृति सिद्ध की जा सकती है? यदि यह संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी हो सकती है।
किस अवस्था में संस्वीकृति सिद्ध की जा सकती है यदि यह संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी हो सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सन 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकृति के लिए संशोधन किया गया है? धारा 22A में। जब एक व्यक्ति एक शर्त पर स्वीकृति देता है कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, इसको उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जा सकता, यह निर्धारित है धारा 23 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उत्प्रेरण, धमकी या वचन द्वारा की गई संस्वीकृति विसंगत है? धारा 24 में। कब एक अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति विसंगत हो जाएगी? पुलिस ऑफिसर को की गई हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सह अपराधी की संस्वीकृति ग्राह्य है? धारा 30 में। का एक घायल व्यक्ति स्वयं थाने गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखाई, तदुपरांत का की मृत्यु उन्हीं सूचना रिपोर्ट में अंकित चोटों के कारण हो गई। इन तथ्यों और परिस्थितियों में कौन सी मृत्युकालीन घोषणा है? प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं ही मृत्युकालीन घोषणा है। निम्नलिखित में से किन मामलों में विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है? भारतीय विधि का बिंदु। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 का के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विवादित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सिद्ध किए जा सकते हैं प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र दिया है। तो आप लोग हमारी नोट्स से AIV 17 के एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से तैयार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें हमारे चैनल से। वीडियो को आप स्किप ना करें ताकि आपको क्वेश्चंस या आंसर्स कुछ समझने में दिक्कत हो, इसलिए स्किप्स ना करें, फुल वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।